नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार कीमत का निर्धारण और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। इससे पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ, उसकी विशेषताएं और मान्यताएं पढ़ ली। इससे पहले हमने पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसके अंतर्गत बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, और बहुत अधिक संख्या में जो क्रेता और विक्रेता हैं वो समरूप वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तथा जिसमें फर्मों का प्रवेश और निकास स्वतंत्र होता है। सभी को, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तथा जिसमें विक्रय लागतें और परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इस बाजार का जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है, और जो फर्में होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, और जो कीमत का निर्धारण होता है वो बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा उद्योग में होता है। तो इस प्रकार जो उद्योग में निर्धारित कीमत पर सभी फर्में कीमत स्वीकारक होती है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो कीमत का निर्धारण है वो किस तरीके से होता है, और बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, और उस कीमत के आधार पर एक फर्म कितना उत्पादन करे कि उसका लाभ अधिकतम हो। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में साम्य कीमत का निर्धारण उद्योग में बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। उद्योग क्या होता है कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। एक फर्म जो होती है वो उद्योग की इकाई होती है, और एक ही जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। तो सभी फर्में उद्योग में निर्धारित कीमत के अनुसार अपनी उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो साम्य का निर्धारण पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो अल्पकाल में साम्य और एक दीर्घकाल में साम्य। तो आज हम केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अल्पकाल में साम्य को पढ़ेंगे, और अल्पकाल में भी दो प्रकार के साम्य होंगे। एक तो एक फर्म का साम्य और दूसरा उद्योग का साम्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पकाल में फर्म का साम्य। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन शॉर्ट रन। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसके अंदर संयंत्र का आकार अपरिवर्तित रहता है, और फर्में परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर ही संयंत्र का गहरा उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सकती है। नई फर्मों का प्रवेश और निकास नहीं होता। अतः अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो लाभ अधिकतम का होता है, और लाभ अधिकतम उस उत्पादन पर होगा जहां पर टीआर ज़्यादा हो टीसी से। टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अल्पकाल में नई फर्मों का प्रवेश और निकास नहीं होता। तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कि अल्पकाल में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, और लॉस भी हो सकता है। यदि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल है तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से तो फर्म को लॉस होगा। तो इस प्रकार अल्पकाल में दो स्थितियां होती है, क्योंकि फर्म का संयंत्र का आकार स्थिर रहता है और नई फर्मों का प्रवेश और निकास नहीं हो पाता। तो इसलिए जो फर्में काम कर रही है उन फर्मों को तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। लेकिन यदि अल्पकाल में फर्म की हानि जो लॉस है वो टोटल फिक्स कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाए, कुल स्थिर लागत से भी हानि की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी। तो इस प्रकार अल्पकाल में चार स्थितियों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो फर्म के साम्य की जो दो विधियां हैं, फर्म को साम्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो टोटल रेवेन्यू व शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से फर्म का साम्य, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से फर्म का साम्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू एंड
टोटल कॉस्ट मेथड से फर्म का साम्य, इसको कहते हैं कुल आगम व कुल लागत विधि से फर्म का साम्य। कुल आगम का मतलब टीआर और कुल लागत क्या लेंगे हम, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। इस विधि के अनुसार एक फर्म को उस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा जहां टोटल रेवेन्यू मोर देन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। पहली कंडीशन क्या है कि फर्म का कुल आगम कुल लागत से अधिक हो। दूसरी कंडीशन क्या है, टीआर व एसटीसी की उद्योगर दूरी सर्वाधिक हो। टोटल रेवेन्यू एंड शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट की वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जहाँ टीआर व एसटीसी की जो समानांतर जो होती है, यहाँ पर टीआर से क्या निकलता है, एमआर, और एसटीसी के स्लोप से क्या निकलती है, एसएमसी। तो इसका मतलब जहाँ पर ये वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी वहाँ पर एमआर और एसएमसी भी बराबर होगी। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की कीमत एआर और एमआर तीनों बराबर होते हैं। तो हमारे यहाँ स्थिति ये आ गई कि एमआर बराबर एसएमसी बराबर पी। एक है कि एसएमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटे, ये हम आगे वाली शर्त में पढ़ेंगे। तो दो शर्तें अब हमारी इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त क्या है संतुलन की, पहली है टीआर ग्रेटर देन एसटीसी, और दूसरी टीआर और एसटीसी की वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। ये चित्र देख रहे हैं हम, चित्र में देखना है कि एक जो एक्स अक्ष पे हमने लिया है उत्पादन की मात्रा का निर्धारण, एक्स अक्ष पे उत्पादन है जिसको क्यू से लिखा है, और जो वाई अक्ष पे है रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है, यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट है, और जो टीआर है ये मूल बिंदु से निकलने वाली एक सीधी रेखा के रूप में होता है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टीआर में एक स्थिर दर से परिवर्तन होता है, कीमत स्थिर रहती है, सीमांत एमआर और एआर दोनों बराबर होता है, इसलिए टीआर मूल बिंदु से निकलने वाली एक सीधी रेखा के रूप में होता है। ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये जो एसटीसी है ये टीएफसी से स्टार्ट होती है, प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ती है, उसके बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, फिर बढ़ती दर से बढ़ती है। तो ये उल्टे एस आकार की होती है। यहाँ ए बिंदु पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर मोड़ का बिंदु है, मोड़ के बिंदु के बाद में ये घटती दर से बढ़ रही है। अब इसका हम इस विधि से एनालिसिस करेंगे कि चित्र में ए व बी बिंदु पर, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर क्या है, टीआर और एसटीसी बराबर है। ए बिंदु पर भी और बी बिंदु पर भी टीआर और एसटीसी आपस में काट रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट वो बिंदु होता है जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है या जीरो प्रॉफिट मिलता है। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कहेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद का बिंदु। यहाँ पर लाभ क्या होंगे, जीरो प्रॉफिट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ टीआर और टीसी दोनों बराबर है। अब यहाँ टीआर और एसटीसी दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। जब टीआर और दोनों एसटीसी बराबर है, मतलब लागत और आगम दोनों बराबर है, तो लाभ कहाँ से हो रहा है, ये प्रश्न पूछते हैं कई बच्चे। तो लाभ हो रहा है यहाँ, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमने लागतें पढ़ी थी, उसमें पढ़ी थी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सामान्य लाभ फर्म की लागत में शामिल होता है। इसलिए यहाँ फर्म को एसटीसी प्राप्त हो रही है, तो फर्म को क्या हो रहा है, सामान्य लाभ मिल रहा है। इसको हम नीचे देखते हैं। तो नीचे ये क्या होगा, एसएमसी और एमआर विधि से भी इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पर क्या हो रहा है, शून्य लाभ हो रहा है। ये लाभ का वक्र है, पाई जो है वो लाभ का वक्र है। जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पर,
और एक यहाँ पर फर्म को शून्य लाभ हो रहा है, दोनों जगह ही। इसके बाद में मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, जहाँ पर टीआर और एसटीसी की वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है। कहाँ पर है, सी बिंदु पर। सी बिंदु पर फर्म की टीआर और एसटीसी की वर्टिकल डिस्टेंस भी ज़्यादा है और टीआर एसटीसी से भी ज़्यादा है। सी बिंदु पर क्या है, टीआर ग्रेटर देन एसटीसी है। दूसरा, टीआर व एसटीसी की वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है। इसका मतलब फर्म को यहाँ पर अधिकतम लाभ मिलता है। सी बिंदु पर टीआर ग्रेटर देन एसटीसी है, टीआर व एसटीसी की अंतर भी सर्वाधिक है, अतः Q2 उत्पादन के स्तर पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा। इस Q2 उत्पादन पर यहाँ पर टीआर व एसटीसी की स्पर्श रेखा का ढाल समान है, अर्थात यहाँ पर एमआर बराबर एसएमसी है। तो यहाँ पर एमआर और एसएमसी भी बराबर है, यहाँ पर एमआर और एसएमसी भी बराबर है, और यहाँ पर P बराबर एसएमसी भी है। और एसएमसी वक्र को एमआर वक्र नीचे से भी काट रहा है और एसएमसी बढ़ भी रही है। तो हमारी तीनों शर्तें हमारे यहाँ फुलफिल हो रही है। पहली शर्त क्या है, टीआर ग्रेटर देन एसटीसी, वो है टीआर और एसटीसी की वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है, और एसएमसी राइजिंग भी हो रही है या एमआर वक्र को नीचे से काट रही है। तो यहाँ पर एक फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अब दूसरी विधि है हमारी सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि से फर्म का संतुलन या बाजार कीमत पर फर्म का उत्पादन का निर्धारण कैसे हो। तो इक्विलिब्रियम फ्रॉम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, इस विधि के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की 3 शर्तें हैं। पहली है प्राइस इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कीमत अल्पकालीन सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी है एसएमसी बढ़ती हुई हो या एसएमसी एमआर वक्र को नीचे से काटे। तीसरी है प्राइस मोर देन इक्वल टू एबीसी, मतलब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो या उसके बराबर हो। यदि कीमत एबीसी से कम हो जाएगी तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। तो ये 3 हैं पॉजिटिव आउटपुट के लिए 3 शर्तें हैं, P इक्वल टू एसएमसी, एसएमसी इज राइजिंग और P ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी। इन 3 शर्तों को हमें याद रखना है और इन 3 शर्तों के आधार पर हम एक फर्म के उत्पादन का निर्धारण करेंगे कि कौन सी कीमत पर कितना उसको लाभ हो रहा है, कहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ लॉस हो रहा है और कहाँ पर उत्पादन बंद कर देगी। तो ये एक चित्र है, इसमें 4-5 स्थितियों के बारे में बताया गया है। ये आ नहीं रहा, हाँ, तो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। इसमें ये सबसे ऊपर वाली AR है, फिर इससे नीचे वाली कीमत है, जैसे P सबसे ज़्यादा है P5, यहाँ कितना उत्पादन करेगा लाभ होगा, यहाँ P4 पे कितना उत्पादन और लाभ होगा, और कीमत और कम हो जाए तो कितना उत्पादन और लाभ होगा, और कीमत और घट जाए तो कितना उत्पादन लाभ होगा, और कीमत ये हो जाए तो कितना उत्पादन और कितना लाभ होगा। इसका हम निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले ये ABC है, ये SAC है, जिसको SMC यूँ काटती हुई ऊपर जा रही है। अब तीनों का संतुलन देखते हैं कि संतुलन कहाँ होता है, जहाँ पर P बराबर SMC हो। तो सबसे पहला संतुलन कहाँ हुआ, F बिंदु पे, E बिंदु पे संतुलन हो रहा है। E बिंदु पे संतुलन हो रहा है, कीमत कितनी निर्धारण हो रही है, OP5, P5 पर फर्म का संतुलन E बिंदु पर है, कितना उत्पादन है, Q5। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म को लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि फर्म की जो P है कीमत है वो ABC से और SAC से ज़्यादा है। तो SAC और जो कीमत है इससे फर्म के लाभ का निर्धारण होगा। यदि कीमत SAC से ज़्यादा है
औसत कीमत औसत शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से प्राइस ज़्यादा है तो फर्म को क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर ई टी के बराबर फर्म को लाभ हो रहा है। दूसरी, अगर कीमत मान लो घट जाए, P4 हो जाए, तो क्या होगा, जो ABC के न्यूनतम बिंदु पर F बिंदु पर संतुलन में होगा और यहाँ संतुलन होगा तो P किसके बराबर हो गई, यहाँ पर P बराबर SAC, मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यहाँ पर फर्म की कीमत और फर्म की औसत लागत बराबर है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ होगा। यदि कीमत और घटकर कहाँ जाए, P3 हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर फर्म को हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औसत लागत से कीमत क्या हो गई, कम हो गई। लागत ज़्यादा है और कीमत कम है तो यहाँ फर्म को हानि हो रही है। और कीमत घट जाए, मान लो यहाँ पर P2 पे आ जाए, तो P2 पर फर्म को भी हानि हो रही है और फर्म को इस बिंदु को क्या कहेंगे, हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्म अपना उत्पादन चालू भी रख सकती है और बंद भी कर सकती है। यहाँ पर फर्म को केवल परिवर्तनशील लागतें मिल रही है, स्थिर लागतों के बराबर इनको हानि हो रही है, तो इसे कहेंगे हम शट डाउन पॉइंट। यदि कीमत इससे भी नीचे आ जाए, P1 पे आ जाए, तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। फर्म को स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही प्रकार की लागतें प्राप्त नहीं हो रही है तो फर्म उत्पादन यहाँ पर बंद कर देगी। इसको हम एक उसमें से समझते हैं कि जैसे यहाँ आगे लिख रखा है कि कीमत P5 है, इक्विलिब्रियम ई पे है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ET के बराबर, ये पर यूनिट प्रॉफिट है। और P4 कीमत पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इसको जीरो प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और P3 कीमत पर लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉस जो है वो AFC से कम है तो फर्म उत्पादन को चालू रखेगी। हानि होते हुए भी फर्म उत्पादन को चालू रखेगी। और इसके बाद में जो Q2 उत्पादन पर है, यहाँ पर फर्म का लॉस AFC के बराबर है, इसे क्या कह देंगे हम, शट डाउन पॉइंट। और P1 पे फर्म उत्पादन बंद कर देगी। इस प्रकार हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पर TR बराबर STC हो, और या क्या कहेंगे इसको, P बराबर SAC। और शट डाउन पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पर TR बराबर ABC हो, या क्या कहेंगे इसको, P बराबर ABC हो। सामे का निर्धारण किससे होता है, सामे का निर्धारण होता है MR और SMC, या P और SMC से। और लाभ और हानि का निर्धारण किससे होता है, AR और AC से, या P और ACC से। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग स्थितियों को इसमें, इस असामान्य लाभ में कैसे होते हैं। वहाँ तो एक जगह पढ़ा है हमने चित्र में, अब हम अलग अलग चित्रों से देखेंगे कि असामान्य लाभ की स्थिति क्या होती है, सामान्य लाभ की स्थिति कैसे होती है, हानि की स्थिति कैसी होती है, शट डाउन पॉइंट की स्थिति क्या होती है, और उत्पादन बंद करने की स्थिति कहाँ होती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम असामान्य लाभ की स्थिति। असामान्य लाभ की स्थिति में ये चित्र खींचा है, ये P है, ये AR है, उसके बाद में ये हमारी SAC है और ये SMC है। तो SMC जहाँ पर P के बराबर होगी वहाँ पे संतुलन होगा, तो संतुलन कहाँ हुआ, E बिंदु पर। E बिंदु पर संतुलन हुआ जहाँ पर MR बराबर SMC है या P बराबर SMC है। दूसरी शर्त भी यहाँ लागू हो रही है कि SMC क्या हो रही है, नीचे से भी काट रही है, तो इसका मतलब संतुलन E बिंदु पर होगा। ई बिंदु पर संतुलन होने से कीमत कितनी तय होगी, OP, और कॉस्ट कितनी तय हो रही है, OC। ये कॉस्ट हो गई और ये प्राइस हो गई। क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या है, कॉस्ट से ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, ये टोटल प्रॉफिट होगा। PCEF के बराबर क्या होगा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरी स्थिति है सामान्य लाभ की स्थिति, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति। नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ होता है जहाँ पर
ये हमारी एस ए सी है और एस ए सी मिनिमम पॉइंट यहाँ ई पर है, ये हमारी एस एम सी है, ये इसको काट रही है। तो यहाँ संतुलन कहाँ होगा हमारा, ई बिंदु पर। चूँकि यहाँ पर क्या है, पी बराबर क्या है, कॉस्ट है, लागत और कीमत दोनों बराबर है, प्राइस और ए बी एस ए सी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्म को सामान्य लाभ होगा। सामान्य लाभ क्या हो रहा है, कीमत और लागत दोनों बराबर है। सामान्य लाभ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अब तीसरी स्थिति देखेंगे हम लॉस की, कि ऐसी स्थिति जिसमें लॉस हो रहा है और फर्म उत्पादन चालू रख सकती है। लॉस होने के बावजूद भी फर्म उत्पादन चालू रखती है, तो उसे क्या कह रहे हैं, हानि की स्थिति। हानि की स्थिति को देखें इस चित्र में, तो ये हमारा ए आर पी आर, ए आर एम आर वक्र, ये हमारी एस ए सी है, ये हमारी एस एम सी है जो नीचे से काट रही है, और ये हमारी ए बी सी है। यहाँ पर फर्म का जो लॉस है वो कुल स्थिर लागत से कम है, कुल स्थिर लागत से कम है, टी एफ सी से लॉस कम है, इसलिए फर्म क्या होगी, ये जो लॉस है ये टी एफ सी, ये लॉस तो ये तो इतना है, टोटल लॉस तो इतना है, लेकिन लॉस कितना हो रहा है, इतना है। इसका मतलब टी एफ सी से जो लॉस है वो कम है। तो टी एफ सी से लॉस कम है तो फर्म क्या रखेगी, उत्पादन चालू रखेगी। मतलब उसको वेरिएबल को, कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी वो पेमेंट कर रही है और कुछ फिक्स कॉस्ट भी पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पर P ग्रेटर देन ए बी सी है, तो यहाँ फर्म हानि होते हुए भी उत्पादन चालू रखेगी। तीसरी स्थिति देखेंगे हम शट डाउन पॉइंट, चौथी, उत्पादन बंद का बिंदु या उत्पादन बंद का बिंदु, कि कहाँ आते ही फर्म उत्पादन बंद करना चाहेगी, वो बिंदु हम पढ़ेंगे। अब वहाँ उत्पादन बंद के बिंदु पर फर्म उत्पादन बंद कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो ये उत्पादन बंद का बिंदु है। यहाँ पर क्या है, ये ए आर वक्र है, ये ए बी सी है, और ये एस ए सी है, और ये एस एम सी है। ये ई बिंदु पर संतुलन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो कीमत किसके बराबर है, P बराबर क्या है, ए बी सी। यहाँ पर P बराबर ए बी सी है, और जो लॉस क्या है, ए एफ सी के बराबर है। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी, उत्पादन बंद कर भी सकती है और चालू भी रख सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कीमत है वो लॉस के ए एफ सी के बराबर है। इसे संयंत्र के बंद होने का बिंदु कहते हैं, लेकिन यहाँ फर्में सामान्यतया उत्पादन चालू रखती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको स्थिर लागत के बराबर मिल रहा है। हानि किसके बराबर हो रही है, कुल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। तो ये हानि तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको तो उत्पादन अगर बंद भी कर देगी तो भी उसको चुकाना पड़ेगा, और चालू भी रखती है तो भी चुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब फर्म को यहाँ पे नुकसान केवल एएफसी का है, और एएफसी को ये बंद कर देती है तो भी उसको नुकसान होगा, और चालू रखती है तो भी नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादातर फर्में क्या करती है कि इस बिंदु पर उत्पादन जारी रखती है। क्यों, क्योंकि वो बाज़ार में बने रहना चाहती है, बाज़ार से आउट नहीं होना चाहती। तो कुल स्थिर लागत जो लॉस है उसके होने पर भी फर्म उत्पादन चालू रख सकती है। कोई कन्फर्म नहीं है कि वो रखे या नहीं भी रख सकती, बंद भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है, शट डाउन पॉइंट है। और लास्ट जो स्थिति है इसकी वो ये है कि कहाँ पर फर्म उत्पादन बंद कर देगी। वो कहाँ गया, ये है उत्पादन बंद करने की स्थिति। उत्पादन बंद वहाँ होगा जहाँ पर फर्म को एबीसी से भी कीमत कम हो जाए। फर्म की कीमत क्या होगी, एबीसी से भी कम कीमत हो जाती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। तो यहाँ पर क्या है, P लेस देन एबीसी है, तो यहाँ फर्म उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ पर स्थिर लागतों के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें सारी की सारी उनको वहन करनी पड़ रही है। तो फर्म क्या करेगी, यहाँ पे उत्पादन बंद कर देगी या चालू नहीं रखेगी। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब उद्योग का साम्य पढ़ेंगे हम।
तो अल्पकाल में हमने ये देखा कि फर्म को असामान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है। और ऐसा लॉस जहाँ पर उत्पादन चालू रखता है, शटडाउन पॉइंट भी होता है और एक उत्पादन बंद करने की स्थिति भी आती है। तो अल्पकाल में अब हम पढ़ेंगे उद्योग का संतुलन। हमने पहले ही बात की थी कि उद्योग का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है और वहाँ पर बाजार कीमत का निर्धारण होता है और वहाँ पर उसी कीमत के आधार पर फर्में अपनी अपनी कॉस्ट के आधार पर प्रॉफिट, लॉस या उत्पादन बंद कर सकती है। तो इसमें पहले हमने इंडस्ट्री लिया है जो प्राइस मेकर है, उसके बाद में फर्म है जो प्राइस टेकर है, मतलब कीमत स्वीकारक है। बाजार मांग वक्र और पूर्ति वक्र ई बिंदु पर कट रहा है, इससे संतुलन हो रहा है और ओपी बाजार कीमत का निर्धारण हो रहा है। और इधर क्या है, इधर ए आर और एम आर वक्र है। ये ए आर पी बराबर ये कीमत दी हुई है, बाजार में निर्धारित कीमत है। जिन फर्मों की लागतें ये आ रही है उनको लॉस हो रहा है इतना, और इतना लॉस हो रहा है उनको, इस क्यों उत्पादन कर पे कर रही है तो उनको लॉस हो रहा है। और यहाँ पर जिनकी कॉस्ट आ रही है उनको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और जहाँ जिनकी एस ए सी यहाँ है Q1 पर, तो इसका मतलब इन फर्मों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अल्पकाल में तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है फर्मों को। जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है उनको लॉस होता है, जिनकी ए आर के बराबर है उनको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और जिनकी कॉस्ट ए आर से या पी से कम होती है उनको प्रॉफिट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी इसमें किसी प्रकार की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। मैं आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो साथियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।